कि क्या सांसद संसद के द्वारा बनाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है क्या? क्योंकि सांसद संविधान की शपथ लेता है और वो कहता है मैं संविधान के अनुसार कार्य करूंगा, और संविधान के अनुसार पार्लियामेंट में कानून बना। तो क्या सांसद को पीआईएल फाइल करने का अधिकार है क्या सुप्रीम कोर्ट में? और दूसरा, क्या सांसद को वकालत करने का अधिकार है क्या? क्योंकि सिब्बल साहब भी वकील हैं और सिंघवी साहब भी वकील हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि एक कांस्टेबल भी अपनी नौकरी के दौरान दूसरा काम नहीं कर सकता, चाहे वो थानेदार हो, चाहे हवलदार हो, चाहे वो पेशकार हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे कलेक्टर हो या कप्तान हो। अरे बाकी तो छोड़ो, लॉ कॉलेज का प्रोफेसर भी जब तक नौकरी में है दूसरा काम नहीं कर सकता, जब तक उसको वेतन सरकार से मिल रहा है दूसरा काम नहीं कर सकता। इवन टीचर को भी प्राइवेट कोचिंग खोलने का अधिकार नहीं, जबकि जो स्कूल है वो तो 5-6 घंटे ही चलता है। फिर भी सरकार ने नियम बना रखा है कि नहीं, जो सरकारी स्कूल का टीचर है वो कोचिंग नहीं चला सकता। सरकारी डॉक्टर अपनी क्लिनिक नहीं चला सकता, हॉस्पिटल नहीं खोल सकता, ये नियम है। तो फिर सांसद और विधायक जिनको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिलता है अच्छा कानून बनाने के लिए, जब तक वो सांसद हैं, जब तक वो विधायक हैं, जब तक वो वेतन ले रहे हैं, जब तक वो भत्ता ले रहे हैं, जब तक सरकारी गाड़ी का यूज कर रहे हैं, क्या उनको कोई भी दूसरा काम करने की छूट मिलनी चाहिए क्या? आज के अखबार में खबर आई है कि राजस्थान के भीलवाड़ा में 3 लोगों ने मिलकर एक राजनीतिक पार्टी बनाई और राजनीतिक पार्टी बना के 300 करोड़ रुपए का काला धन सफेद कर दिया। भारत में इस समय लगभग 3000 राजनीतिक पार्टियां हैं जो रजिस्टर हुई हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, और इस 3000 पॉलिटिकल पार्टियों में से 90% पॉलिटिकल पार्टियां इसी काम के लिए बनी हैं, केवल और केवल काला धन को सफेद करने के लिए। अब ये काला धन सफेद होता कैसे, इसको समझिए आप। इस 1950 और 51 के बने कानून के अनुसार राजनीतिक पार्टियों को चंदा लेने में टैक्स से छूट मिलती है, यानी पॉलिटिकल पार्टियां जो भी चंदा लेंगी उस पर उनको टैक्स नहीं देना है, बस वो रजिस्टर हो जाए, बस वो फ्रॉड हो, कुछ भी हो, गुंडे हो, बदमाश हो, मवाली हो, अगर इलेक्शन कमीशन में उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करा लिया तो उनको इनकम टैक्स नहीं देना है। वो चाहे 3 लाख करोड़ कमा ले, चाहे 3000 करोड़ कमा ले या 300 करोड़ कमा ले। सफेद कैसे करती हैं इसको समझिए। ये कानून ये कहता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो 20,000 रुपए से कम किसी व्यक्ति से डोनेशन लेगी उसका हिसाब किताब नहीं रखना पड़ेगा। यानी कोई भी, हम और आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर 20,000 रुपए से कम डोनेशन करेंगे उसका हिसाब किताब पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं रखना है। तो पॉलिटिकल पार्टियां 90% डोनेशन यही दिखाती हैं कि जो हमको डोनेशन मिला है वो आम जनता से मिला है और वो सब 20-20 हजार से कम मिला है, तो किसी का हिसाब देना नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा कोई 5% दिखा देंगे कि हमको 20,000 से ज्यादा, किसी ने 20,000 से ज्यादा दिया, किसी ने 2% दिखा देती हैं। ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां 90% पॉलिटिकल पार्टियां यही दिखाती हैं कि उनको जो डोनेशन मिला है वो कैश में मिला है और 20-20 हजार से कम मिला है। कैश डोनेशन का रिकॉर्ड रखना ही नहीं है, कैश डोनेशन किसने दिया उसका रिकॉर्ड रखना ही नहीं। जब एक बार इनके पास 300 करोड़ आ गया, 100 करोड़ आ गया, 500 करोड़ आ गया, तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टियां 20% कमीशन काट के और जिससे पैसा लेती हैं उसी को चेक से पेमेंट कर देती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी से पैसा लिया 100 करोड़, 20% उसका काट लिया, 20 करोड़ रख लिया और 80 करोड़ उसी को वापस दे दिया। किस नाम पे दे दिया कि जी हमने रैली किया था, इन्होंने गाड़ी सप्लाई किया था, बस सप्लाई किया था, हमने रैली किया था, इन्होंने जो है वहां पे खाने की व्यवस्था किया था, हमने रैली किया था, इन्होंने हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया था, हमने रैली किया था, इन्होंने वहां पे टेंट लगाया था, तंबू लगाया था, हमने रैली किया था, इन्होंने हमें वहां पे गरीबों को फल दान करने में, कपड़ा दान करने में हमें सहयोग किया था। तो जिससे पॉलिटिकल पार्टियां ब्लैक मनी ले रही हैं उसी को 20% कमीशन काट के वापस चेक पेमेंट कर दे रही हैं। और ये इसलिए कर रही हैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों को लेने में कोई हिसाब दिखाना नहीं है अगर कैश डोनेशन ले रही हैं और 20,000 से कम पर पर्सन 20,000 से कम ले रही हैं। और जो चेक से दे रही हैं उससे क्या हुआ, जिससे काला धन लिया उसको एक पॉलिटिकल पार्टी से सीधे से चेक मिल गया और चेक मिल गया तो उसका जो ब्लैक मनी था व्हाइट हो गया। सरकार जब ब्लैक मनी को व्हाइट करती है तो 33% या 35% उस पर टैक्स लगाती है। और वो भी कभी कभी स्कीम आती है, कई बार सरकारों की स्कीम आती है कि भैया ठीक है जो आपके पास ब्लैक मनी है उसको जमा कराओ, 1/3 सरकार ले लेगी और आपका 2/3 जो है आपका व्हाइट हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टियां वही काम 20% में कर रही हैं, इसलिए उनका बड़ा कारोबार चल रहा है। अब आप सोचिए किसी का 500 करोड़, ये भीलवाड़ा वाली पार्टी है, इसने अभी भी नई पार्टी बनाई थी और पार्टी का नाम रखा था नेशनल सर्व समाज पार्टी। भीलवाड़ा के 3 दोस्तों ने मिलकर बनाया नेशनल सर्व समाज पार्टी और 300 करोड़ रुपए
सीधे सीधे ब्लैक को व्हाइट कर दिया। 1 करोड़ पे 20% हुआ ना, मतलब 20% कमीशन लेते हैं। इसका मतलब जो 300 करोड़ व्हाइट किया, इसमें सीधे सीधे 60 करोड़ रुपए इन्होंने कमा लिया और 240 करोड़ का चेक काट के दे दिया। ये पूरी कहानी चल रही है भारत में। 90% पॉलिटिकल पार्टियां यही काम कर रही हैं। इसके बाद जो अगला खेल शुरू होता है, पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर हो गई, उसके बाद इसमें कोई अध्यक्ष बन गया, कोई महामंत्री बन गया, कोई कोषाध्यक्ष बन गया, कोई जनरल सेक्रेटरी बन गया, 10-20 लोग राष्ट्रीय पदाधिकारी बन गए और फिर राज्यों के अलग अलग स्टेट के प्रेसिडेंट, स्टेट के जनरल सेक्रेटरी, स्टेट के ट्रेजरर, ऐसे ऐसे बना दिया। अब बढ़िया वो फॉर्च्यूनर पे, अपने बोलेरो पे, अपने स्कॉर्पियो पे बढ़िया बढ़िया बोर्ड भी लगा दिया, अध्यक्ष फलाने अध्यक्ष, ये उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महामंत्री, जनरल सेक्रेटरी, जो दुनिया भर का बना दिया। अब वो बना के अपने अपने जिले में सारा उनका नंबर 2 का काम है, सारा 1 2 का 4 करते हैं। लेकिन जब जैसे उनके गाड़ी पे बोर्ड लग गया, उनका बढ़िया लेटर हेड बन गया, अब वो क्या करते हैं, कलेक्टर कप्तान से कहते हैं हमको सिक्योरिटी दे दो, 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो। कलेक्टर कप्तान नहीं मानते, सांसद विधायक के वहां के जो लोकल हैं उनको पकड़ते हैं, उनको 1-2 करोड़ रुपए दे देते हैं और सांसद विधायक उनको रिकमेंड करते हैं कलेक्टर कप्तान को, भैया ठीक है इसको सिक्योरिटी दे दो। अब जब 2-3 उनको सिक्योरिटी बन गई, उनका भौकाल और टाइट हो गया। बढ़िया गाड़ी है, फॉर्च्यूनर है, बढ़िया स्कॉर्पियो है, ही है, सब कुछ काले धन से आ ही रहा है। जो दलाली किया था, जो 20% काट के उससे स्कॉर्पियो खरीद लिया, फॉर्च्यूनर, बोलेरो सब खरीद लिया, 4 से 10 गुर्गे बैठा लिए पेड, और उसके बाद उनको 2-4 सिपाही और मिल गए। अब उसको दिखा दिखा के वो दोबारा रंगदारी वसूलना शुरू कर देते हैं। ये कड़वी सच्चाई है और ये सब इसलिए चल रहा है क्योंकि 1950 और 51 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट महा घटिया है, महा सड़ा हुआ है। भारत को वास्तव में अगर विश्वगुरु बनाना है, भारत को परम वैभव की तरफ ले जाना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, भारत में रामराज्य स्थापित करना है, तो सबसे पहले इस 1950 और 51 के घटिया कानून को बदलने की जरूरत है। एक भारतीय चुनाव संहिता लागू करने की जरूरत है, नियम कानूनों को बदलने की जरूरत है, जिससे ये गुंडे, बदमाश, मवाली जो सफेद कुर्ता पैजामा पहन के नेता बन जा रहे हैं, इनकी दुकानें बंद हो और अच्छे लोग पार्षद बने, अच्छे लोग प्रधान बने, अच्छे लोग। कुछ देर के लिए अपनी पार्टी की गुलामी छोड़ दीजिए, कुछ देर के लिए समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, गांधीवाद की टोपी सर से हटा दीजिए। थोड़ी देर के लिए सच्चे भारतीय बनिए और ईमानदारी से सोचिए कि जब रोड टैक्स दे दिया तो टोल टैक्स क्यों, और अगर टोल टैक्स देना ही है तो रोड टैक्स क्यों। जब हमने कमाने पे इनकम टैक्स दे दिया तो खर्च करने पे जीएसटी क्यों, और अगर खर्च करने पे जीएसटी देना ही है तो फिर इनकम टैक्स क्यों। जब हमने इनकम टैक्स दे दिया, उसके बाद जो हमने अपने बैंक में एफडी रखी, बैंक में अपना पैसा रखा, उसके ब्याज के ऊपर इनकम टैक्स क्यों। इस कानून, ये जो टैक्स का मखर जाल चल रहा है ना, इसके खिलाफ आवाज उठाइए। मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक आप दल गुलामी करते रहेंगे, पार्टियों की गुलामी करते रहेंगे, तब तक भारत में सिस्टम में रिफॉर्म नहीं होगा, व्यवस्था नहीं सुधरेगी। इस घटिया टैक्स मकर जाल के कारण मिडिल क्लास परेशान है, व्यापारी परेशान है, बड़े उद्योगपति परेशान है, सब परेशान है। लूट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन यह सिस्टम नहीं बदला जा रहा है। अगर सरकार चाहे, अगर समाज चाहे, अगर सब लोग मिलकर आवाज उठाए, तो भारत में सारे टैक्स खत्म करके 1 नेशन 1 टैक्स लागू हो सकता है। जरूरत ही नहीं, ना इनकम टैक्स की जरूरत है, ना टोल टैक्स की जरूरत है, ना रोड टैक्स की जरूरत है, ना वैट की जरूरत है, ना टीडीएस की जरूरत है, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट है। ये तो केवल पैसा वसूलता है और इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। ना जीएसटी डिपार्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि ये भी नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट है, इसका जीडीपी में कोई योगदान नहीं है, केवल पैसा इकट्ठा करता है। और सरकार को मैं कह रहा हूं, जिसमें 1 नेशन 1 टैक्स की बात कर रहा हूं, सरकार की इनकम दुगनी हो जाएगी और जनता का टेंशन खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए सबको मिलकर आवाज उठाना पड़ेगा। आज सारा ऐसा टैक्स का मकर जाल बना हुआ है कि हर व्यक्ति टैक्स दे रहा है। मैं उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए आप मेरे पास आए, आप डॉक्टर हैं या अध्यापक हैं या कुछ भी हैं, मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं, आपने अपनी कमाई पे इनकम टैक्स दे दिया। अब आप मेरे पास आए, आपने मुझे फीस दिया, आप ऑलरेडी इनकम टैक्स दे चुके हैं। इसके बावजूद उस पैसे को जब आप हमें देंगे तो हमें भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा। चलो हमने भी दे दिया, अब हमने जाके डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर को हमने जो पैसा दिया, ऑलरेडी आपने इनकम टैक्स दे दिया था, मैंने इनकम टैक्स दे दिया था, इसके बाद हमने डॉक्टर को फीस दिया, अब डॉक्टर को भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा। मैं किसी स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाऊंगा या बच्चों को कहीं ट्यूशन लेते हैं या कुछ स्कूल में पढ़ते हैं, वहां भी इनकम टैक्स लगेगा। अब मैं कुछ कपड़ा खरीदूंगा तो मुझे जीएसटी भी देना है। ऑलरेडी हमारा आपने इनकम टैक्स दिया, आप वो पैसा आपने मुझे दिया, मैंने इनकम टैक्स दे दिया। इसके बाद मैं गाड़ी खरीदूंगा तो भी मुझे टैक्स देना है। अगर मैं कुछ भी आटा खरीदता हूं, चावल खरीदता हूं, दाल खरीदता हूं, तो भी मुझे टैक्स देना है। इसलिए मैं कह रहा हूं,
या तो कमाई पे टैक्स लगे या तो खर्च करने पे टैक्स लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कमाई पे भी टैक्स चलता रहे और खर्च करने पे भी टैक्स चलता रहे और व्यक्ति बार बार टैक्स देता रहे। आज की डेट में लगभग 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि भारत में इस समय 250 करोड़ खाते खुल चुके हैं। इस समय 250 एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई का टोटल मिला दीजिए तो 250 करोड़ यूज हो रहे हैं। भारत की जनसंख्या 150 करोड़ से कम है और एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सबकी अगर संख्या जोड़ दीजिए तो 250 करोड़ है। हर व्यक्ति बैंक से जुड़ चुका है। गरीब से गरीब आदमी बैंक से जुड़ा हुआ है। आदिवासी बैंक से जुड़ा हुआ है। किसानों को किसान सम्मान निधि आती है, वो भी बैंक में जाती है। 55 करोड़ बैंक खाते, जनधन खाते खुल चुके हैं। जनधन खाते उनके खुलते हैं जिनकी एनुअल इनकम 50,000 रुपए से कम होती, तो आप खुद सोच सकते हैं हर व्यक्ति बैंक से जुड़ा हुआ है। और वैसे भी जो गरीब है, एकदम आदिवासी है, वो कोई बहुत महंगा ट्रांजैक्शन करता नहीं है। वो 1000 रुपए का सामान खरीदता है, 1500 सामान खरीदता है, 2000 सामान खरीदता है। वो ऐसा सामान खरीदता नहीं है जो बहुत हाई, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो। वो आईफोन नहीं खरीदता, वो कार नहीं खरीदता, वो बाइक नहीं खरीदता। वो गरीब आदमी अपना साइकिल खरीद लेता है और अपने छोटे से उसमें रहता है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं और जो 20% लोग पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है। इसका मतलब 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं है। सरकारी आंकड़े कहते हैं इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा यूपीआई का, सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। इसका मतलब अगर 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग आराम से ऑनलाइन खरीदते रहेंगे। सरकारी आंकड़े हैं कि 130 करोड़ आधार बन चुका है। इसका मतलब सबकी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए तो भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 3 काम हो जाए ना, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाए और 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी आधार से लिंक कर दी जाए, तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, टैक्स चोरी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद केवल 2% एक्सपेंडिचर टैक्स लगा दिया जाए, मतलब इनकम टैक्स खत्म, टोल टैक्स खत्म, रोड टैक्स खत्म, वैट खत्म, टीडीएस खत्म, ये जीएसटी का इतनी मोटी किताब खत्म, जिस जीएसटी को फॉर्म भरने के लिए बाकायदा चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना पड़ता है। सब परेशान है बेचारे, छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी, सब परेशान। वो जीएसटी भी खत्म, कोई जरूरत नहीं। केवल एक टैक्स लगा के रखिए आप, कस्टम एक्साइज रखिए। जो बाहर से इंपोर्ट सामान हो रहा है, एक्सपोर्ट सामान हो रहा है, उस पर जो टैक्स लगाना हो सरकार रखे। लेकिन भारत के आंतरिक, इंटरनल जितने भी टैक्स हैं, सारे टैक्स खत्म। और सरकार 2% बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स लेता रहे कि भाई 4,999 रुपए तक तो आपको कैश में लेन देन कर सकते हैं। जैसे कोई सामान की वैल्यू 5000 होगी, जिसकी भी एमआरपी 5000 से ज्यादा होगी, वो आप अब ऑनलाइन नहीं खरीद, वो कैश में नहीं खरीद सकते, आपको बाकायदा बैंकिंग ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से लेना पड़ेगा और उस पर केवल 2% एक्स्ट्रा देना है। यानी 100 रुपए का सामान है तो 102 रुपए देना है। 1000 का सामान है तो 1020 देना है। इतना ही करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना। 1 लाख का सामान है तो 1,02,000 देना है। लेकिन उसके बदले आपको कुछ भी नहीं देना, ना टोल टैक्स देना, ना रोड टैक्स देना, ना वैट देना, ना टीडीएस देना, ना जीएसटी देना। सारे मतलब जितना ये मकड़जाल है कानून, सारे खत्म। आम जनता भी खुश और सरकार की आय डबल, दुगुनी आय। मैं कह रहा हूं सरकार इस सिस्टम को लागू करके पायलट बेसिस पे एक बार देख ले। मैं ये भी कह रहा हूं कि पूरे देश में नहीं, कम से कम जो भारत के मेट्रो सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, लखनऊ या राज्यों की जो राजधानियां हैं, एक बार वहां पायलट बेसिस पे करके देख ले कि ना वहां 100 रुपए से बड़ी नोट चलेगी, ना वहां 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन होगा, ना प्रॉपर्टी, न तो 5000 सुपर कैश लेन देन होगा और प्रॉपर्टी आधार से लेन। इतना करके देख ले और 2% केवल 2% बीटीटी लेती रहे, 2% बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स लेती रहे, सरकार की इनकम डबल हो जाएगी। न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जरूरत, न जीएसटी डिपार्टमेंट की जरूरत, न वैट डिपार्टमेंट की जरूरत, किसी की जरूरत ही नहीं है। बैठे बैठे सरकार को बढ़िया पैसा आता रहेगा और डबल इनकम हो जाएगी, गारंटी के साथ कहता हूं। पायलट के बेसिस, एज ए पायलट प्रोजेक्ट इसको दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर में, 4 शहरों में तो आराम से दिखा सकता है। गुजरात के अहमदाबाद में दिखा सकता है, लखनऊ में दिखा सकता है, जो राज्यों की राजधानी वहां आराम से देखा जा सकता है। और नहीं देश की सभी राजधानियों में, कम से कम 4 शहरों में तो देखा जा सकता है। 6 महीने की सर्कल सरकार देख ले। इससे केवल यही फायदा नहीं होगा, केवल व्यापारियों का शोषण नहीं रुकेगा, बल्कि जीडीपी भारत की 2% बढ़ जाएगी। जिस दिन ये सारे टैक्स खत्म हुए, केवल बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स लगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं भारत की जीडीपी 2% बढ़ जाएगी। और क्या फायदा होगा? और फायदा ये होगा, घूसखोरी बंद हो जाएगी। जब 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो गई, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद होगा, तो आदमी घूस लेके क्या करेगा क्या? क्योंकि वो अब बेचारा कैश में कुछ खरीद ही नहीं सकता 5000 रुपए से महंगे सामान का। इस वन नेशन वन टैक्स से घूसखोरी खत्म होगी, कमीशन खोरी खत्म होगी, सूद खोरी खत्म होगी, मुफ्त खोरी खत्म होगी, जमाखोरी खत्म होगी, मिलावट खोरी खत्म होगी, कालाबाजारी खत्म होगी, मुनाफाखोरी खत्म होगी। इस वन नेशन वन टैक्स से गौ तस्करी बंद हो जाएगी। गाय तस्करी का पूरा कारोबार वो कैश में होता है, काला धन हवाला के जरिए होता है। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हुई, 5000 रुपए से महंगा सामान का कैश लेन देन बंद हुआ, प्रॉपर्टी आधार से लिंक हो गई, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा आराम से।
इस वन नेशन वन टैक्स से ड्रग का कारोबार बंद हो जाएगा, जिसके कारण हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है, नशा तस्करी बंद हो जाएगी। वन नेशन वन टैक्स से गोल्ड स्मगलिंग बंद हो जाएगी। वन नेशन वन टैक्स से ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो जाएगी, जो ये बच्चों का अपहरण होता है उनको बेचा खरीदा जाता है। वन नेशन वन टैक्स से हथियारों का कारोबार खत्म हो जाएगा। वन नेशन वन टैक्स से जासूसी बंद हो जाएगी, क्योंकि जासूसों की फंडिंग भी कैश में होती है, कालाधन हवाला के जरिए होती है। वन नेशन वन टैक्स से झपटमारी बंद हो जाएगी। वन नेशन वन टैक्स से जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, पंथवाद बंद हो जाएगा, क्योंकि जाति, भाषा, क्षेत्र, पंथ का जहर ये जो पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक घोलते हैं वो पैसे के लिए घोलते हैं, उनको फंडिंग आती है या उनको सत्ता चाहिए, भ्रष्टाचार। वन नेशन वन टैक्स से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, फिर ये जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद भी खत्म हो जाएगा। वन नेशन वन टैक्स से माओवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, आतंकवाद भी बहुत हद तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि माओवादियों, नक्सलियों, आतंकवादी, अलगाववादियों की फंडिंग कैश में होती है, कालाधन हवाला के जरिए होती है। लब जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद की फंडिंग कालाधन हवाला से होती है, तो वन नेशन वन टैक्स से ये भी रुकेगा। धर्मांतरण की फंडिंग कालाधन हवाला से होती है, ये भी रुकेगा। मजहबी उन्माद और जो पत्थरबाजी होती है वो भी रुकेगा, क्योंकि वन नेशन वन टैक्स के बाद पूरा ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, हवाला खत्म हो जाएगा, कैश ट्रांजैक्शन पर रोक लग चुकी है, रोक लग जाएगी। चोरी डकैती बंद हो जाएगी, चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी बंद हो जाएगी, हवाला कबूतरबाजी बंद हो जाएगी, पत्थरबाजी, तोलाबाजी बंद हो जाएगी। मैं कहता हूं ये वन नेशन वन टैक्स लागू हो जाए, भारत में सतयुग आ जाएगा। ये वन नेशन वन टैक्स लागू हो जाए, भारत में रामराज्य आ जाएगा। वन नेशन वन टैक्स लागू हो जाए, भारत की जीडीपी 2% बढ़ जाएगी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, ये अगले 10 साल में भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा, अगर आज वन नेशन वन टैक्स लागू कर दिया जाए तो।